भारत की सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक भानगढ़ किले की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इसी जगह की गहराई से पड़ताल करेंगे। जरा सोचिए, राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व के ठीक किनारे पर बसा एक पूरा का पूरा शहर जो आज बस खंडर है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि कहानियों और किंवदंतियों का एक ऐसा केंद्र है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल, और आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, मतलब विकिपीडिया के लेख से लेकर एकेडमिक शोध पत्र तक, जो इस जगह के इतिहास और इससे जुड़ी डार्क टूरिज्म की दिलचस्प अवधारणा पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है कि हम तथ्यों को लोक कथाओं से अलग करें और ये समझें कि आखिर क्यों ये वीरान किला लोगों को अपनी ओर इतना खींचता है। हम इसके बनने की कहानी, इसकी वास्तुकला, इसके वीरान होने की वजहों और आज के समय में इसकी पहचान पर गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये शानदार किला आखिर बनवाया किसने और कब था? क्योंकि मैंने देखा कि हमारे स्रोतों में ही इसे लेकर थोड़ी अलग-अलग बातें कही गई हैं। हाँ, और ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। एक स्रोत के मुताबिक इसे 16वीं सदी में यानी 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। 1573 में? जी, लेकिन हमारे पास एक और रिसर्च पेपर है जो कहता है कि इसका निर्माण 17वीं सदी में करीब 1631 ईस्वी में माधो सिंह प्रथम ने अपने छोटे बेटे अजब सिंह के लिए करवाया था। एक मिनट, तो हमारे स्रोतों में ही इसके बनने की तारीख को लेकर लगभग 60 साल का फर्क है। हाँ, लगभग 60 साल का। तो क्या इससे ये पता चलता है कि उस दौर के रिकॉर्ड्स कितने अधूरे थे, या फिर मतलब माधो सिंह और अजब सिंह की कहानियों में कुछ और भी पढ़ते हैं? देखिए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। उस समय के रिकॉर्ड्स आज की तरह उतने सटीक नहीं होते थे, और यह भी मुमकिन है कि किले का निर्माण अलग अलग चरणों में हुआ हो। लेकिन जो बात तय है वो है इसकी वास्तुकला। अच्छा। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा सुनियोजित शहर था जो मुगल और राजपूत शैली का एक बेहतरीन नमूना है। जब आप कहते हैं मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण, तो इसका असल में क्या मतलब है? मतलब हम वहाँ क्या देख सकते हैं? देखिए, इसमें राजपूत शैली की भव्यता है, जैसे कि मंदिरों में बारीक नक्काशी और हवेलियों में जो झरोखे होते हैं वो। वहीं दूसरी तरफ शहर की प्लानिंग में मुगलों का असर दिखता है, जैसे कि सीधी सड़क पर बना बाजार और दरवाजों का डिजाइन। किले के चारों ओर एक मजबूत दीवार थी और 4 मुख्य दरवाजे थे। 4 दरवाजे? हाँ। लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। ये उस समय की सुरक्षा रणनीति को दिखाता है कि कैसे एक शहर को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जाता था। वाह, मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा एक सेल्फ सस्टेन शहर था। बिल्कुल। मुझे नाचन की हवेली का नाम सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। ये दिखाता है कि किले में सिर्फ युद्ध और पूजा ही नहीं, कला और मनोरंजन की भी खास जगह थी। और क्या क्या था इस शहर में? बहुत कुछ। हमारे स्रोत बताते हैं कि अंदर गोपीनाथ, सोमेश्वर, हनुमान और मंगला देवी जैसे कई मंदिर थे। अच्छा। गोपीनाथ मंदिर तो 14 फुट ऊंचे चबूतरे पर पीले पत्थरों की शानदार नक्काशी के साथ बनाया गया था। इसके अलावा जौहरी बाजार था, पुरोहित जी की हवेली जैसी जगह थीं। मतलब एक पूरा समाज वहां रहता था। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की खुदाई में यहाँ टेराकोटा के बर्तन, लोहे के औजार और उस समय के सिक्के भी मिले हैं। ओह अच्छा। पानी के लिए जो बावड़ियां बनी हैं, उनकी बनावट दिखाती है कि पानी की एक एक बूंद को सहेजने का कितना बढ़िया इंतजाम था। ये सब सबूत है कि यहाँ एक खुशहाल और व्यवस्थित जीवन था। ठीक है, तो हमारे सामने एक ऐसे शहर की तस्वीर है जहाँ सब कुछ था। शानदार मंदिर, हलचल भरे बाजार, भव्य महल और एक आत्मनिर्भर समाज। बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये हंसता खेलता शहर एक वीरान खंडर बन गया? यहाँ आकर इतिहास थोड़ा खामोश हो जाता है और कहानियां बोलना शुरू कर देती हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भानगढ़ के वीरान होने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता, और जब इतिहास चुप हो जाता है तो उस खालीपन को भरने के लिए किंवदंतियां जन्म लेती हैं। और भानगढ़ के मामले में तो कई कहानियां हैं। हाँ, पर 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं, और यही कहानियां आज उसकी पहचान बन गई हैं। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो एक साधु के श्राप के बारे में है। हाँ,
कहा जाता है कि जिस पहाड़ी पर किला बना था वहां गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी रहते थे। गुरु बालूनाथ? जी, उन्होंने किले के निर्माण की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि महल की परछाई कभी भी उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम्हारे महल की छाया मुझ पर पड़ेगी उस दिन ये शहर तबाह हो जाएगा। और जाहिर है किसी ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया होगा। कहानी तो यही कहती है। माधो सिंह के किसी वंशज ने, शायद अजब सिंह ने, महल को और ऊंचा बनवा दिया। अच्छा। एक दिन सूरज डूबते समय महल के खंभों की परछाई साधु के घर पर जा पड़ी और कहते हैं कि उसी पल साधु के श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया और हमेशा के लिए वीरान हो गया। इस कहानी में एक दिलचस्प बात है। ये उस समय के समाज को दिखाती है जहां राज सत्ता से ऊपर आध्यात्मिक सत्ता को माना जाता था। मतलब राजा का घमंड एक साधु के श्राप के आगे टिक नहीं सका। बिल्कुल, ये एक तरह का नैतिक सबक भी है। ये तो हुई पहली कहानी, लेकिन एक और कहानी है जो इससे भी ज्यादा नाटकीय और प्रसिद्ध है, जिसमें एक राजकुमारी और एक तांत्रिक का जिक्र है। हाँ, और ये कहानी बहुत लोकप्रिय है। ये कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की और सिंघिया नाम के एक तांत्रिक की जो काले जादू में माहिर था। सिंघिया? हाँ, वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। तो उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक योजना बनाई। उसने एक प्रेम औषधि यानी लव पोशन तैयार किया, है ना? बिल्कुल। एक दिन जब राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र या तेल खरीद रही थी तो तांत्रिक ने चुपके से उस तेल में काला जादू मिला दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाए वो उसकी तरफ खिंची चली आए। जी, लेकिन राजकुमारी को किसी तरह उसकी इस चाल का पता चल गया। उन्होंने वो तेल की शीशी पास की एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। और फिर क्या हुआ? अब जादू तो अपना असर दिखाता ही है। वो तेल लगते ही वो चट्टान तांत्रिक की तरफ खिंचने लगी और लुढ़ककर सीधे उसके ऊपर जा गिरी। मतलब उसी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। हाँ, जिसे वो कुचलकर मर गया। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि ये शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कभी कोई दोबारा बस नहीं पाएगा। यहाँ की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। इन दोनों कहानियों में एक बात कॉमन है, श्राप। एक में साधु का, दूसरे में तांत्रिक का। सही। क्या उस दौर में जब किसी बड़ी तबाही जैसे अकाल या महामारी का कोई तार्किक कारण नहीं मिलता था तो उसे किसी श्राप या दैवीय घटना से जोड़ देना आम बात थी? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, उस समय जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो ऐसी घटनाओं को समझाने के लिए अक्सर अलौकिक शक्तियों का सहारा लिया जाता था। तो ये कहानियां एक तरह से उस समय के लोगों का दुनिया को समझने का तरीका थीं। हाँ, और श्राप की कहानियां एक तरह से समाज को नैतिक सबक भी सिखाती थीं कि घमंड मत करो, साधुओं का सम्मान करो या किसी की इच्छा के विरुद्ध मत जाओ। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस आग में घी डालने का काम आज के समय में अनजाने में ही सही खुद एक सरकारी संस्था कर रही है। मेरा मतलब एएसआई के उस बोर्ड से है। हाँ, ये इस पूरी कहानी का सबसे विडंबनापूर्ण पहलू है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के गेट पर एक बोर्ड लगा रखा है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है। उस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमा में प्रवेश वर्जित है। भूत है? नहीं, असल में एएसआई का मकसद तो सुरक्षा है, क्योंकि खंडहरों में रात के अंधेरे में घूमना खतरनाक हो सकता है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये बोर्ड उन कहानियों पर एक सरकारी मुहर की तरह काम करता है। सही बात है। ये एक आधिकारिक पुष्टि बन जाता है कि जरूर रात में यहाँ कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। और इसी वजह से भानगढ़ आज इतिहास से ज्यादा अपने रहस्य के लिए जाना जाता है और एक खास तरह के टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। बिल्कुल, इसे अकादमिक भाषा में डार्क टूरिज्म कहते हैं। डार्क टूरिज्म? हाँ, यह पर्यटन की वो शाखा है जहां लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जो किसी मृत्यु, त्रासदी या रहस्यमयी घटना से जुड़ी हों। लोग यहाँ सिर्फ मुगल राजपूत वास्तुकला देखने नहीं आते, वो डर महसूस करने आते हैं। हाँ, वे उस डर, उस रोमांच और उन अनकही कहानियों को महसूस करने आते हैं। भानगढ़ इस मामले में एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो इसका उस जगह पर और वहां के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? हमारे पास एक शोध पत्र है जिसमें इसी विषय पर एक सर्वेक्षण का जिक्र है। ये जानने की कोशिश की गई कि लोग आखिर ऐसी जगहों पर जाते क्यों हैं। हाँ, और उसके नतीजे काफी कुछ बताते हैं। उस सर्वे के मुताबिक लगभग 38.5% लोग कहते हैं कि वे ऐसी जगहों पर इतिहास जानने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो इतिहास में भी रुचि है। हाँ, और करीब 20.5% लोग कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो सीधे सीधे भूत प्रेत के अनुभव के लिए जाता है ना?
हाँ, और ये बात इसे दिलचस्प बनाती है। उसी सर्वे में लगभग 10.3% लोगों ने साफ तौर पर माना कि वे असाधारण या पैरानॉर्मल गतिविधियों को देखने या अनुभव करने में रुचि रखते हैं। 10%। यह संख्या भले ही कम लगे, लेकिन यह उस रोमांच की तलाश को दिखाती है जो भानगढ़ जैसे स्थानों को इतना लोकप्रिय बनाता है। यह सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं है, ये एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अनुभव की तलाश भी है। लेकिन क्या ये डार्क टूरिज्म उस जगह की ऐतिहासिक पहचान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? मतलब लोग वहां के शानदार मंदिरों की नक्काशी देखने की बजाय दीवारों में भूतों के साए ढूंढने जाते हैं। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? यह आज के समय में भानगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ इसकी भूतिया छवि हजारों पर्यटकों को खींचकर लाती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलती है। जैसे गाइड, छोटे दुकानदार। हाँ, गाइड, छोटे दुकानदार, होटल वाले, इन सबको रोजगार मिलता है। और दूसरी तरफ ये इसके संरक्षण के लिए एक बुरा सपना भी है। एएसआई लगातार किले के ऐतिहासिक ढांचे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब लोग रोमांच और भूत ढूंढने की मानसिकता से आते हैं तो ऐतिहासिक संरक्षण उनकी प्राथमिकता नहीं होती। इसे दीवारों पर नाम लिखने, कचरा फैलाने और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ एक अजीब कश्मकश है। मतलब एक तरफ आपको इतिहास को बचाना है और दूसरी तरफ जो भूतिया वाली इमेज है उसके चलते जो भीड़ आती है उसे भी संभालना है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसी जगह है जिसका एक ठोस ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प आधार है। एक ऐसा शहर जो कभी अपने समय में बहुत उन्नत और जीवंत था, जिसमें महल, मंदिर और बाजार थे। बिल्कुल। और साथ ही हमारे पास ऐसी शक्तिशाली किंवदंतियां हैं जिन्होंने इसे एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा मजबूत पहचान दी है, भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक। सही कहा। आज भानगढ़ का इतिहास और उससे जुड़ी लोक कथाएं एक दूसरे में इस कदर घुल मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। भानगढ़ की पहचान आप सिर्फ उसके पत्थर और नक्काशी नहीं, बल्कि उसकी कहानियां भी हैं। हाँ, कहानियां ही उसकी असली पहचान बन गई हैं। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। जब किसी जगह की कहानियां उसके सच से ज्यादा ताकतवर हो जाएं और लोग उन कहानियों पे तथ्यों से ज्यादा विश्वास करने लगें, तो क्या समय के साथ वही किंवदंतियां उस जगह का नया इतिहास बन जाती हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम किसी जगह के बारे में जो कहानियां सुनाते हैं वे अंततः उसके अतीत के ठोस सबूतों से ज्यादा वास्तविक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं?